बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने शुरू करना है अपना फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर जो कि है चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट से। एंड चैप्टर नंबर 4 इज रिलेवेंट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। चौथा चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू करना है अपनी क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर में, वो है इंसानी नशोनुमा से मुतल्लिक। व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी नशोनुमा से क्या मुराद है। एंड why we are going to discuss human development in the educational field। हम इसको तालीम के मैदान में क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तालिब इल्म को तालीम देने से पहले चंद अहम बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें से ये भी है कि जिस तालिब इल्म को एजुकेट किया जा रहा है वो उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट किस तर्ज की है। इंसानी जिस्म में बहुत सारी नशोनुमा होती है, मुख्तलिफ लिहाज से नशोनुमा होती है, जैसे मेंटल डेवलपमेंट ज़हनी नशोनुमा, फिजिकल डेवलपमेंट जिस्मानी नशोनुमा, इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरली डेवलपमेंट, बहुत सारी किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं। नशोनुमा की बहुत सारी इकसाम है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नशोनुमा से मुराद क्या है, नशोनुमा कहाँ किसे जाता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बालिदगी और नशोनुमा के दरमियान में क्या फर्क है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरू करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। नशोनुमा का लुग़वी और इस्तिलाही मायने क्या है। मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ माहिरीन ने ये बात बताई और कही कि इंसानी जो जिंदगी है वो तग़य्युर पज़ीर है। अब तग़य्युर पज़ीर से मुराद क्या होता है, यानी कि इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं वक्त के साथ साथ। तो इंसानी जिंदगी तग़य्युर पज़ीर है, इसकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, और ये तब्दीलियां कब से कब तक होती हैं। इंसान की जिंदगी के आगाज से लेकर उसकी मौत तक, इख्तिताम तक, यानी जिंदगी की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक बहुत सारी तब्दीलियां इंसानी जिस्म के अंदर, इंसान के किरदार में रूनुमा होती हैं, उनको नशोनुमा कहा जाता है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्डिंग वी कैन से दैट कि वो तमाम तर तब्दीलियां जो इंसानी जिस्म में, किरदार में, उसके आगाज से लेकर इख्तिताम तक रूनुमा होती हैं, उनको नशोनुमा कहा जाता है। Now we are going to discuss the development according to the Anderson। एंडरसन के मुताबिक नशोनुमा की तारीफ कीजिए। एंडरसन ने नशोनुमा की तारीफ क्या की। एंडरसन के बकौल पेज नंबर 48 या 49 के ऊपर आपको इस 48 पेज नंबर 48 के ऊपर इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 48 पे उसने कहा कि इंसानी जिंदगी के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं ये वो तब्दीलियां नहीं होती जो सिर्फ जिस्म में बढ़ोतरी लाती हैं, या वो तब्दीलियां नहीं है जिसमें जिस्म में बढ़ोतरी को सिर्फ इंचों के एतबार से बढ़ोतरी को नहीं देखा जाता कि जिस्म कितने इंचेस बढ़ रहा है, कितना जो वो कद बढ़ रहा है, कितना वजन बढ़ रहा है। इनको कहते हैं मिकदारी तब्दीलियां, यानी मिकदारी तब्दीलियां, क्वांटिटेटिव चेंजेस। हर इंसान के अंदर दो तरह की तब्दीलियां पैदा होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मुराद मिकदारी तब्दीलियां होते हैं, यानी ऐसी तब्दीलियां जिनको हम साइंटिफिक यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, जैसे इंसान का कद है, इंसान का वजन है, हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं, उसको इंचों के एतबार से इंक्रीमेंट को हम, इंक्रीज को हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, इसको कहा जाता है। तो एंडरसन ने कहा कि इंसान की जिंदगी के अंदर या जिस्म में सिर्फ वही तब्दीलियां नशोनुमा नहीं है जिनको इंचेस के एतबार से बढ़ोतरी को देखा जाए, बल्कि इंसान की जिस्म के अंदर वो तब्दीलियां भी जो इस जिस्म के जो अज़ा हैं इनके अफ़आल और वज़ाइफ के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं उनको भी साथ शामिल किया जाए। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस, जिसको उसाफी तब्दीलियों के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी तब्दीलियां, उसाफ जो वो खूबी से निकला, खूबियां, यानी ऐसी तब्दीलियां जो इंसान के जिस्म के जो अज़ा हैं उनकी क्वालिटीज, उनके फंक्शंस, उनके काम करने की सलाहियत में भी जो है वो चेंज को नशोनुमा का हिस्सा करार दिया गया। सिर्फ मिकदारी तब्दीलियों को ही नशोनुमा नहीं कहा जा सकता, बल्कि मिकदारी के साथ साथ उसाफी तब्दीलियों को भी साथ शामिल किया जाए। तो एंडरसन ने कहा कि जब नशोनुमा की तारीफ जाके मुकम्मल होती है। सो मैं बुक से भी एक दफ़ा ट्रांसलेट कर दूँ, यहाँ पे आपको अगर पता जाएगा कि पेज नंबर 48 के ऊपर, पेज नंबर 48
48 पे 2 पैराग्राफ छोड़ने के बाद तीसरा पैराग्राफ जो एंडरसन के नजदीक नशोनुमा एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्मानी बनावट को, हमारा जो फिजिकली जो हमारी बनावट है, डिजाइनिंग है, इसको इंचेस के एतबार से इसकी बढ़ोतरी को ही नहीं देखा जाता या इसको काबिलियत में तब्दीली का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि ये एक पेचीदा और मरबूत अमल है। मरबूत कहते हैं कनेक्टेड, रबत, ताल्लुक पाया जाता है, जैसे ज़हनी नशोनुमा, इखलाकी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, मुआशरती नशोनुमा, इन सब का आपस में कनेक्शन है, कनेक्टेड है आपस में, इंटरलिंक्ड है। तो इनका आपस में बड़ा एक पेचीदा मरबूत अमल है जिसमें बहुत सारी बनावटों को इनके अमाल और अफ़ाल और वज़ाइफ के एतबार से तब्दीली को देखा जाता है, जो कि नशोनुमा की मुकम्मल डेफिनेशन है। ये जी एंडरसन के मुताबिक इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड में कई बार ये सवाल आया कि एंडरसन के मुताबिक जो है वो तालीम की, एंडरसन के मुताबिक नशोनुमा की तारीफ करें। सो आपने ये लिख ली है और यहाँ से अंडरलाइन भी करते हैं, पेज नंबर 48 के 3rd पैराग्राफ से ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट द सेकंड पॉइंट, 3rd पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन इज कॉल्ड द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन पुख्तगी क्या होती है, पुख्तगी से मुराद क्या है, इसकी तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म अता किया, इस जिस्म को बहुत सारे अज़ा का मुरक्कब अता किया। एक अज़ा जो मुख्तलिफ तौर पे अपने अपने काम, अपने अपने वज़ाइफ जो है वो फंक्शंस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, यहाँ से ज़्यादा आसान हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि जो भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है, हर ऑर्गन ऑफ द बॉडी के कुछ ना कुछ फंक्शन है। अब पुख्तगी से क्या मुराद है कि कोई भी उज़्व, कोई भी ऑर्गन किस वक्त या किस मंजिल पे जाके अपना नेचुरली कहते हैं कुदरती तौर पर या फितरी तौर पर अपना काम सर अंजाम देने के काबिल हो जाए। यानी मैच्योरेशन से मुराद, पुख्तगी से मुराद वो मंजिल, वो स्टेज ली जाती है कि जब अल्लाह ताला ने जो जिस्म को आज़ाद किया है कि कोई भी उज़्व कब फितरी तौर पे अपना काम खुद ही फंक्शनल हो जाता है, खुद ही काम करने के काबिल हो जाता है, उस स्टेज को पुख्तगी कहा जाता है। जैसे मैं मिसाल में आपके सामने शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके पाँव होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि 2 पाँव हैं तो 2 महीने बाद 4 हो गए और 6 महीने बाद जो 6 हो गए, इस तरह नहीं होता। लेकिन पाँव तो वो 2 ही रहते हैं जब इंसान इस दुनिया में आता है। लेकिन क्या उन दोनों पाँव के ऊपर वो बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, वॉक कर सकता है, भाग सकता है? नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि अभी अल्लाह ताला ने ये जो उसको पाँव अता किए हैं उनके अंदर अभी ये सलाहियत ही पैदा नहीं हुई, अभी उसकी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई कि वो उसके ऊपर बैठ सके या उसके ऊपर खड़ा हो सके या उसके ऊपर वॉक कर सके। तो वो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक खास वक्त आने के बाद बच्चे की ये सलाहियतें शो होना शुरू हो जाती हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वक्त गुजरता जाता है तो वो उन्हीं टांगों के ऊपर बैठना भी शुरू हो जाता है, फिर उनके ऊपर वो टॉडलिंग भी करना शुरू हो जाता है, फिर इसके अलावा वो उसी के ऊपर खड़ा होना सीख जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पकड़ के आगे मूव करना शुरू हो जाता है, फिर वो स्मूथली रन करना भी शुरू कर देता है। तो वही पाँव अल्लाह ताला ने दिए थे, लेकिन जब पैदा हुआ था तो तब इनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी जो अब इसके सलाहियतों के अंदर काम करने में, अपना काम सर अंजाम देने के काबिल कब कोई उज़्व हो जाता है, कोई भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कब अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है, जिस स्टेज पे आके वो अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देता है, उस स्टेज को उस हवाले से पुख्तगी कहा जाता है। अंडरस्टैंड कि कोई भी उज़्व, मैच्योरेशन पुख्तगी से मुराद वो मंजिल दी जाती है कि जब कोई भी ऑर्गन फितरी तौर पर अपना काम सर अंजाम देने के काबिल हो जाए। जैसे पाँव अल्लाह ताला ने अता किए, लेकिन एक खास वक्त के बाद ही चलने के काबिल होते हैं। तो चलने के लिहाज से अगर पुख्तगी बच्चे की देखनी है तो कितने महीने बाद कब खड़ा होना सीखा, कब चलना सीखा। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द मैच्योरेशन। मैच्योरिटी पुख्तगी से क्या मुराद है? बोर्ड में सवाल आया हुआ है, पेज नंबर 49 के ऊपर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। मैं आपको रीड करके बता दूं, पेज नंबर 49
आप भी अपनी किताबों को सामने रखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 49। और बालिदगी के नाम से एक हेडिंग मौजूद है, ग्रोथ लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसके ऊपर अगर आप जाएं, इससे ऊपर सेकंड लास्ट लाइन को देखें, वहां पे लिखा हुआ है पुख्तगी, मैच्योरेशन से मुराद वो मंजिल दी जाती है कि कोई उज़्व या कोई भी ऑर्गन कब किसी जिब्रिया इक्तसाबी नेचुरली अपना काम परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है, इसको पुख्तगी कहा जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जो हमारा लास्ट पार्ट है हम उसकी तरफ जाएंगे कि नस्लनुमा और बालिदगी में क्या फर्क है। मैं इसको रिलीज करने जा रहा हूँ, आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाइएगा या वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं नस्लनुमा और बालिदगी में फर्क को पढ़ते हुए। अच्छा, हम लोगों ने बहुत जगहों पे ये सुना है कि नस्लनुमा और बालिदगी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम इंग्लिश में इसको पूछते हैं कि ग्रोथ क्या है, हम कहते हैं किसी भी चीज का बढ़ना, डेवलपमेंट क्या है, हम कहते हैं किसी भी चीज का बढ़ना। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उर्दू में नस्लनुमा कहा जाता है डेवलपमेंट को, और ग्रोथ को कहा जाता है बालिदगी। दोनों के अंदर क्या फर्क है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम कंपैरिजन करके इसको पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस इन दोनों का लिख रहा हूँ, तो आप साथ में जैसे बालिदगी और ये नस्लनुमा, ठीक है, दोनों के दरमियान मैंने लाइन लगा दी क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है। और जब कंपैरिजन किया जाता है या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो आप उसको लाइन लगा के दो चीजों के दरमियान में फिर किया करें। ठीक है मेरा बेटा? सो हम दोनों लगे। अच्छा, बालिदगी किसे कहा जाता है? मिसाल के तौर पे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो तब्दीलियां जो इंसान के अंदर मिकदारी तब्दीलियां होती हैं उनको बालिदगी कहा जाता है, और जो असाफी तब्दीलियां होती हैं उनको नस्लनुमा कहा जाता है। मिकदारी तब्दीलियां, मिकदार से निकला, मिकदार क्वांटिटी को कहते हैं, और क्वांटिटी को आप माप सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन इनको किसी साइंटिफिक यूनिट से मापा नहीं जा सकता। इनकी पैमाइश किसी साइंटिफिक यूनिट से नहीं की जा सकती। या ये जिस्म के आज़ा में बढ़ोतरी को बालिदगी कहा जाता है, बल्कि उन आज़ा के अफ़आल और सलाहियत में तब्दीली को नस्लनुमा कहा जाता है। ठीक है, फिर सुन लें दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। बालिदगी, ग्रोथ, किसी भी इंसान के अंदर क्वांटिटेटिवली जो चेंजेस आती हैं, क्वांटिटेटिवली का मतलब क्वांटिटी से निकला, क्वांटिटी मिकदार, जैसे हम किसी को कहते हैं बाजार से इतनी क्वांटिटी में शुगर ले आओ, चीनी ले आओ, इतनी क्वांटिटी में दूध ले आओ, मतलब उनके कोई साइंटिफिक यूनिट्स हैं जिनके थ्रू उनको मेजर किया जा सकता है। सो हम कह रहे हैं कि वो वाली तब्दीलियां जिनको साइंटिफिक यूनिट्स के थ्रू मेजर किया जा सकता है, जिस्म के अज़ा के अंदर तब्दीली, जैसे आप ये कह सकते हैं कि इंसान का कद, इंसान का वजन, आप इसको साइंटिफिक यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कद कितने इंचेस है, कितने फीट है, इसको हम इस सूरत में माप सकते हैं। इंसान का वजन इन फॉर्म्स ऑफ पाउंड हम मेजर कर सकते हैं, हम केजीज के अंदर, किलोग्राम्स और ग्राम्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो इंसानी जिस्म के अज़ा के अंदर बढ़ोतरी इंक्रीमेंट को कहा जाता है। कद बढ़ता है, वजन बढ़ता है, और इनको पैमाइश भी की जा सकती है, इनको मापा जा सकता है, इनकी मेजरमेंट की जा सकती है। ये मिकदारी तब्दीलियां हैं, इनको कहेंगे बालिदगी। लेकिन वो तब्दीलियां जिनका ताल्लुक इंसान के औसाफ से हो, काम करने की सलाहियत से हो, किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शन है वो करने में कितनी, जैसे बच्चे का भी दुनिया में आता है, क्या उसकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, उसके अंदर तो सोचने समझने की
صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کی ذہنی نشوونما بھی گریجولی جو ہے وہ انکریز کر رہی ہوتی ہے. تو وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا, اس کا سائز بڑھتا ہے تو ہم اس کو بالغی کہیں گے, لیکن اس کے اندر صلاحیت بڑھتی ہے سوچنے سمجھنے کی ود دا پیسج آف ٹائم. ناؤ دس از دا ایگزامپل آف دا ڈیولپمنٹ. یہ نشوونما کی مثال ہے. اور جسم کے جو آرگنس ہیں ان کو اگر فزیکلی ہم دیکھیں تو بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, جیسے قد بڑھنا, وزن بڑھنا, اور ان کو ہم سائنٹیفکلی یونٹ کے تھرو میجر بھی کر سکتے ہیں. ان کو مقداری تبدیلیوں کا نام دیا گیا, اس کو کہا جاتا ہے بالغی. لیکن انسان کی جسم کے اندر وہ تبدیلیاں جو جسم کے اعضاء کے فنکشنز میں چینج آتا ہے, جیسے ابھی ہم نے پختگی کی مثال پڑھی کہ اللہ نے انسان کو تو پاؤں دیے لیکن وہ فوراً سے ان کے اوپر کھڑا ہونا, بیٹھنا, بھاگنا, چلنا نہیں شروع کر دیتا. ایک خاص وقت کے بعد انہیں دو پاؤں کا جو سائز ہے وہ بڑھنا, ٹانگوں کا سائز بڑھنا, دس از ایگزامپل آف گروتھ. یہ بالغی کی مثال ہے. لیکن ان پاؤں کے اندر بھاگنا, چلنا, کھڑے ہونا, بیٹھنا, اس صلاحیت میں جو تبدیلی آئی, دس از ایگزامپل آف دا ڈیولپمنٹ. نشوونما ایز اے ہول ایک کل کی حیثیت سے ہے, بالغی اس کا صرف ایک جزو ہے. دس از جسٹ ون کمپوننٹ آف دا ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ انسانی نشوونما سے متعلق, نشوونما کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں اس کو کنکلوڈ کر دوں پورے لیکچر کو, کیونکہ انسانی نشوونما سے متعلق بات ہے کہ نشوونما وہ تمام تر تبدیلیاں جو انسان کے جسم میں, اس کے کردار میں, زندگی کے آغاز سے لے کے اختتام تک ہوتی رہتی ہیں, وقوع پذیر ہوتی جاتی ہیں, ان تبدیلیوں کو نشوونما کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈرسن کے مطابق نشوونما کی تعریف کریں. اینڈرسن کہتا ہے کہ انسانی نشوونما ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ تبدیلیوں کو صرف انچز کے اعتبار سے بڑھوتری کو ہی نہیں دیکھ سکتے, یا اس کو صرف مقداری یا قابلیت میں تبدیلی کو ہی نہیں دیکھتے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اضافی صلاحیتوں کو بھی دیکھتے ہیں. اعضاء کے افعال اور فنکشن پرفارم کرنے میں جو چینج آتی ہے, ایبیلٹیز جو انسان کی انکریز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ آرگنز آف دا باڈی, تو ان سب کو ملا کے ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن آف ڈیولپمنٹ بنائی جاتی ہے. اور یہ ایک بہت پیچیدہ اور مربوط عمل ہے. انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا, یہ بہت پیچیدہ ہے. اللہ نے انسان کو شرط مخلوقات کو بنایا سو بنایا, لیکن اس کی جسمانی بناوٹ, اس کے اندر جو ذہن رکھ دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی, اس کے اندر جو ایموشنز رکھ دیے, یہ بھی ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اور یہ سب ڈیولپمنٹ ایک وقت میں بڑھ رہی ہوتی ہے اور آپس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. سو اینڈرسن نے بھی کہا کہ جو نشوونما ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مربوط عمل ہے. مربوط کا مطلب میں پھر بتا دوں آپ کو کہ آپ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ ایک بہت پیچیدہ کہتے ہیں کمپلیکس, بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا انسان کے ڈیولپمنٹ کا یہ پروسیس ہے. اور مربوط کہتے ہیں کنیکٹڈ. یہ سب آپس میں بہت سارا علمی کلیکشن پائے جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی نشوونما مختلف پہلوؤں سے ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ذہنی, جسمانی, روحانی, جذباتی, معاشرتی, ان تمام پہلوؤں سے ہر انسان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر ان میں سے کسی, اور ہاں یہ بات ویری کرتی ہے کہ ہر انسان میں یہ نشوونما ایک ہی ریشو سے یا ایک ہی پروپورشن سے انکریز نہیں کر رہی ہوتی. کسی بچے میں جسمانی نشوونما پہلے زیادہ جلدی ہو جاتی ہے, ذہنی نشوونما کم رہ جاتی ہے. کوئی بچہ جو جسمانی طور پہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے لیکن مینٹلی بہت زیادہ ڈیولپ کر جاتا ہے, روحانی اور جذباتی اور معاشرتی لحاظ سے بھی اسی طرح کے ہیں. تو یہ تمام پہلو موجود ہیں. تو ایک انسان کی نشوونما ان تمام پہلوؤں سے بیک وقت ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک میں اس کا کرائٹیریا ویری کرتا ہے ود پرسن ٹو پرسن, لیکن یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے, ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. اینڈرسن نے کہا کہ نشوونما کو صرف مقداری تبدیلی کا ہی نام نہیں دیا جا سکتا, بلکہ یہ انسان کے اعضاء کے افعال میں بھی مختلف تبدیلیوں کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مربوط عمل ہے جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور کیسے کیسے بڑھ رہا ہے. اس پورے عمل کو نشوونما کہا جاتا ہے. اینڈرسن کے مطابق پیج نمبر 48 کے اوپر اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا پختگی سے کیا مراد ہے. پختگی کوئی بھی آرگن آف دا باڈی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ کب اپنا نیچرل کام, نیچرل فنکشن پرفارم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے نیچرلی, تو اس کو کہا
कहा जाता है पुख्तगी। जैसे अल्लाह ने इंसान को पाँव दिए, वो कब उनके ऊपर खुद ही चलने के, देखिए वो ना जबरदस्ती बच्चे को खड़ा करना और उसको आगे खींचना, वो तो आर्टिफिशियली हम बच्चे को खड़ा करना सिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं, ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है बच्चे को इस काबिल करने के। लेकिन खुद ही जब वो खड़ा होने के और चलने के काबिल हो जाता है, उस स्टेज को कहा जाता है मैच्योरेशन या पुख्तगी। फिर नशोनुमा और बालिगगी के हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े, वो यही है कि मिक़दारी तब्दीलियाँ बालिगगी और साफ़ी तब्दीलियाँ नशोनुमा। मिक़दारी तब्दीलियाँ का ताल्लुक क्वांटिटी से है और साफ़ी तब्दीलियों का ताल्लुक क्वालिटी से है। मिक़दारी तब्दीलियों को मापा जा सकता है, इनकी पैमाइश की जा सकती है साइंटिफिक यूनिट्स के थ्रू, लेकिन इसको साइंटिफिक यूनिट में नहीं मापा जा सकता। और इसके अलावा ये जिस्म के अज़ा में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज होता है फिजिकली, लेकिन ये उन अज़ा के जो एबिलिटीज हैं, सलाहियतें हैं, फंक्शंस हैं, उनके अंदर जब इंक्रीमेंट आता है उसको नशोनुमा कहा जाता है। इसकी मिसाल कद और वजन है, जो कि हम बढ़ते हुए महसूस भी करते हैं, उसको नाप तोल भी सकते हैं। इसकी मिसाल है जैसे सोचने की सलाहियत, ये अब इसको हम किलोग्राम में तोल सकते हैं कि कौन कितने किलो सोचता है, कौन कितने किलो जो है वो सोचने की सलाहियत रखता है। इस तरह के फंक्शंस में तब्दीली को हम साइंटिफिक यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए IQ लेवल का फॉर्मूला एक तरतीब दिया गया है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन बालिगगी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये सिर्फ एक हिस्सा है पूरे नशोनुमा का, और नशोनुमा एक कुल है। जैसे कहें एक पूरी दीवार के अंदर एक ईंट की हैसियत क्या है, इसी तरह एक पूरी दीवार नशोनुमा है और एक ईंट की हैसियत बालिगगी की है। दिस इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। इन डेवलपमेंट एज अ होल इंक्रीमेंट ऑफ द चेंज इन द बिहेवियर, चेंज इन द फिजिकली ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसको हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को इतना ही जस्टिफाई करना है। शुरू के अंदर नशोनुमा की तारीफ है, फिर एंडरसन के मुताबिक पुख्तगी, बालिगगी और नशोनुमा में फ़र्क है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक, जो कि इंसान की शख्सियत के ऊपर बहुत सारे असरात होते हैं, कैसे इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ग्रूम होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंसान की शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनको सेकेंड लेक्चर के अंदर हम जो डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफ करेंगे। इस लेक्चर के अंदर कोई मेरा बेटा मसला है तो आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और आपको कोई क्वेश्चन होगा इंक्वायरी सेक्शन आप ग्रुप के अंदर जो है अपनी सवाल सामने रख सकेंगे, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिए जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज़।